नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया डर और कई अनजाने राज। आज ये कहानी हम अर्जुन की नज़र से सुनेंगे और जानेंगे वो खौफनाक समय जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरों का सच कभी रोशनी में नहीं आता। मेरा नाम अर्जुन है और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं, लेकिन उस रात हाईवे पर मैंने एक बहुत ही सुंदर लड़की देखी और मैंने उसे लिफ्ट दे दी। और शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं 25 साल का हूँ और एक IT कंपनी में काम करता हूँ। मैं अपनी कंपनी का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय था। ऐसा कोई काम नहीं था जो मैं ना कर पाया हूँ। मेरे काम को देखकर हमारे फाउंडर बहुत खुश हुए थे, इसलिए मुझे प्रमोट करके कंपनी की मेन ब्रांच में भेज दिया गया था। मेन ब्रांच पुणे में थी। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरी सैलरी और लाइफस्टाइल दोनों ही अब बदलने वाली थी। बस जिंदगी में एक सुंदर लड़की की कमी थी। मेरी एक कमज़ोरी है, मैं लड़कियों को देखकर नर्वस हो जाता हूँ। मैं लड़कियों से हर तरह की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो मैं एक एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ। यही सब मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी मेरे पास एक मेल आया। बधाई हो अर्जुन, यू हैव टू जॉइन पुणे ब्रांच ऑन मंडे शार्प एट 10 o'clock। मैं बहुत खुश था, इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे है, कल संडे है, कल सारी शॉपिंग करूंगा और मंडे को ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन मैं शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। मैंने ढेर सारे कपड़े लिए, अलग अलग परफ्यूम्स लिए, स्नैक्स और बहुत सी चीज़ें ली। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं मुंबई से पुणे ट्रेन की बजाय कार से जाऊं। एडवेंचर का एडवेंचर और फन का फन हो जाएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि सुबह जल्दी निकलूंगा, खुला हाईवे होगा। उस कार को 100 की स्पीड में भगाकर जनत जहां सॉन्ग बजाऊंगा। आहा, क्या मज़ा आएगा। मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड था। अगले दिन मैंने सारा सामान कार में रखकर पुणे जाने के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत ही एक्साइटेड और खुश था। जैसे ही मैं थोड़ी दूर पहुंचा, हाईवे पर मैंने एक लड़की को खड़ा देखा और वो लड़की लिफ्ट मांग रही थी। मैंने अपनी कार उस लड़की के पास रोकी और सच बता रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़की सच में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि मैं कितना भी लिखूं उसके बारे में कम ही लगेगा। मैंने अपनी कार का शीशा नीचे किया और थोड़ी देर तक मैं उसे देखता ही रह गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं एकदम से भूत बन गया था। वो लड़की मुझे बुलाने लगी। ओए मिस्टर, क्या देख रहे हो? कभी सुंदर लड़की देखी नहीं है क्या? इतना सुनकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने उस लड़की से कहा, सॉरी मैम, मैं थोड़ा हैंग हो गया था। अच्छा मैम, क्या हुआ? आप ऐसे हाईवे पर क्यों खड़ी हैं? उस लड़की ने मुझसे कहा, मुझे पुणे जाना है अर्जेंटली किसी काम से और मेरी कार बंद हो गई है। मैंने उस लड़की से कहा, कोई बात नहीं मैम, मैं भी पुणे ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो लड़की अपना सामान लेकर मेरी कार में बैठ गई। मैंने उससे कहा, हाय, मेरा नाम अर्जुन है और आपका नाम? उसने अपना नाम सोनिया बताया। हमने पूरे रास्ते कुछ खास बातें नहीं की, लेकिन मैं पूरे रास्ते बस उसे ही देखता जा रहा था। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था। क्या कहते हैं उसे, लव एट फर्स्ट साइट। मुझे आज भी वक़्त याद है, हम ठीक 9:30 पर पुणे पहुंच गए थे और उसका वो आखिरी गुड बाय मैं आज भी नहीं भूल सकता। मुझे लगा था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन मैं गलत था। शायद मेरी किस्मत में उससे और कई बार मिलना लिखा था। मैं ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंच गया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके मैं 11 बजे तक अपने काम पर लग चुका था। ऑफिस से जो फ्लैट मुझे मिला था वो ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन उस रास्ते में थोड़ा सुनसान इलाका था। उस रास्ते पर सिर्फ एक ढाबा पड़ता था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था और देखते ही देखते रात हो गई। पता ही नहीं चला। काम करते करते मुझे 1 बज गया। मैंने लॉग आउट किया और घर के लिए निकल पड़ा।
मेरी कार पता नहीं क्यों ढाबे के पास आकर रुक गई। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा, वैसे भी घर जाकर खाना बनाना होगा, उससे अच्छा यहीं से खाना लेकर चलता हूँ। मैं कार से उतरा और ढाबे में चला गया। मैंने एक दाल मखनी और 4 बटर नान पैक करने का ऑर्डर दे दिया और मालिक से कहा, मेरा ऑर्डर बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं कार के पास खड़ा हूँ। इतना कहकर मैं जैसे ही कार के पास जा ही रहा था कि मुझे सोनिया दिखी। वो आउटडोर में बैठकर खाना खा रही थी। मैं सोनिया के पास गया। सोनिया मुझे देखकर बोली, अर्जुन तुम यहाँ? मैंने कहा, हाँ, ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया मुझे और खाना भी नहीं बनाया घर पर, इसलिए पार्सल लेने आया हूँ। सोनिया ने कहा, अर्जुन थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट हो गया है तुम्हें। फिर बोली, यार सेम प्रॉब्लम, कॉरपोरेट की जॉब्स, मेरा भी वही हाल है। ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया है, शॉर्ट नोटिस पीरियड में डिलीवर करना है, इसलिए वर्कलोड ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। पेमेंट तो एक्स्ट्रा मिलेगी, लेकिन जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा काम करवाते हैं। हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि मेरा पार्सल रेडी हो गया। मैंने ढाबे से पार्सल लिया और सोनिया से पूछा, सोनिया तुम्हें मैं छोड़ दूँ? सोनिया ने कहा, नहीं, मेरा भाई आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैंने कहा, ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय। इतना कहते ही मैं अपनी कार में बैठा और घर चला गया। घर जाकर खाना खाया और जल्दी ही सो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो पता नहीं क्यों मेरा सिर बहुत तेज़ दुख रहा था। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचते ही मुझे एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ पता है क्या था? सोनिया ने मेरी ही ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। उसे देखकर मैं खुश भी था और शॉक्ड भी। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया तुम यहाँ? सोनिया ने कहा, हाँ अर्जुन, मैं जिस ऑफिस में काम कर रही थी वो एक स्टार्टअप था। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो अब बंद हो गया है, लेकिन व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। बिल्कुल अर्जुन तुम यहाँ मिलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तो अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, सर या अर्जुन? मैंने सोनिया से कहा। ऑफिस में सर और ऑफिस के बाहर अर्जुन। उस दिन मैं और सोनिया साथ में घर के लिए निकले। मैंने सोनिया को ढाबे के पास उतार दिया और मैं अपने घर चला गया। अगले दिन पता नहीं क्यों मेरा सिर और पूरा शरीर बहुत दर्द कर रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से इतना बॉडी पेन और हेडेक क्यों हो रहा है मुझे। मैंने सोचा कि ऑफिस जाते जाते डॉक्टर को दिखा दूंगा। मैं ऑफिस के लिए निकला और रास्ते में डॉक्टर को दिखाते हुए ऑफिस पहुंचा। मैं मन ही मन सोच रहा था, डॉक्टर ने तो सब कुछ ठीक बताया, फिर मुझे सिर दर्द और बदन दर्द क्यों हो रहा है? उतने में मैंने सोनिया से कहा, सोनिया क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय ला दोगी? सोनिया मेरे लिए चाय बनाने टी मेकर के पास चली गई। सोनिया चाय बना ही रही थी, तभी मैंने उसे चाय में कुछ डालते हुए देखा। मैंने सोचा डायरेक्ट पूछना ठीक नहीं होगा, शायद शुगर पैकेट ही हो। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय पीकर अपने काम में लग गया। काम करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं और सोनिया घर के लिए निकले तब मैंने कार ढाबे के पास रोक दी और मैं पार्सल लेने गया। सोनिया भी अपने घर चली गई। मैं पार्सल ले ही रहा था कि वहाँ काम करने वाले छोटू ने मुझे रोका और बोला, साहब आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ छोटू बोल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? छोटू बोला, सर जी आपके साथ जो लड़की रहती है ना, वो कुछ सही नहीं लगती मुझे। मैंने पूछा, तुझे ऐसा क्यों लगता है? छोटू ने मुझे बताया, कल जब मैं बर्तन धोने ढाबे के पीछे गया तो मैंने उस लड़की को देखा, नीचे मरा हुआ चूहा पड़ा था। उसने उस चूहे को उठाया और उसे खाने लगी। मैं सच बता रहा हूँ साहब, ये देखकर मैं बहुत डर गया। कल रात तो डर के मारे मैं सो ही नहीं पाया। वैसे तो साहब मैं आपको ये बात नहीं बताता, लेकिन आप बहुत अच्छे हो और आपने मुझे पिछली बार 100 रुपये टिप भी दी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ये सब सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर के लिए मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। सच बताऊं तो मुझे छोटू की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं पार्सल लेकर घर चला गया। मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पर जोर से खटखट की आवाज़ आई। खटखटाने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा फिर से बंद किया और जैसे ही वापस खाने की तरफ गया, फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार मैं गुस्से में दरवाज़ा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैं दंग रह गया। दरवाजे पर सोनिया खड़ी थी। मैंने सोनिया से पूछा, सोनिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? सोनिया ने कहा, अरे अर्जुन तुम भूल गए क्या? तुमने ही तो बताया था मुझे।
लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी सोनिया को अपने घर के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब मुझे भी सोनिया पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। मैंने उससे पूछा, सोनिया तुम इतनी रात को सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? सोनिया ने कहा, नहीं, मैं आज ही इस बगल वाले फ्लैट में रहने आई हूँ और इसीलिए आज ऑफिस नहीं आ पाई। ये सुनकर मैं शॉक हो गया। क्या, आज तुम ऑफिस नहीं आई? लेकिन आज तो तुम मेरे साथ ऑफिस आई थी। मैं खुद तुम्हें लेकर गया था। मैंने तुम्हें ढाबे के पास उतारा था, फिर तुम वहीं से अपने घर चली गई थी। याद करो सोनिया, तुम आई तो थी मेरे साथ। सोनिया ने मुझसे कहा, नहीं अर्जुन, मैं नहीं आई। मैं तो आज अपने नए घर के लिए सामान लेने गई थी। ये देखो बिल्स। मैंने बिल देखा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर सोनिया आज मेरे साथ नहीं थी तो फिर आज मेरे साथ कौन थी? मैं ये सब सोच ही रहा था कि सोनिया ने मुझसे कहा, ठीक है अर्जुन, तुम खाना खा लो, मैं चलती हूँ, सुबह ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर सोनिया अपने घर चली गई। ये सब सोच सोच कर मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि खाना भी नहीं खा पाया। मैंने खाना कचरे में फेंक दिया और सोने चला गया। मैं आज बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे नींद भी तुरंत आ गई। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी मेरे कान के पास धीरे से आवाज़ आई, अर्जुन। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके तुरंत बाद फिर से एक और ज़ोरदार आवाज़ आई और इस बार आवाज़ थोड़ी भारी और घसीटती हुई थी, अर्जुन। इतना सुनकर मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और फिर बैठ गया। पूरे कमरे में एसी चल रहा था, लेकिन मेरा चेहरा पसीने से भीग गया था। मैंने पसीना पोंछा, पानी पिया और फिर से सोने ही जा रहा था। तभी दरवाजे पर फिर से बहुत ज़ोर की खटखटाहट हुई। मैं पहले से ही डरा हुआ था और डरते डरते मैं दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन आवाज़ लगातार और तेज़ होती जा रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने सोनिया खड़ी थी। मैंने चैन की सांस ली और कहा, सोनिया, तुम इतनी रात को, क्या हुआ? सोनिया ने मुझसे कहा, यार अर्जुन, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे बेडरूम से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी है और वो कब से एक ही बात कहे जा रही है, सोनिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही मैं और सोनिया उसके घर की ओर गए। हम दोनों उसके बेडरूम के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन सोनिया इतनी डरी हुई थी कि वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी, नहीं अर्जुन, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़, वो मुझे मार डालेगी। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, सोनिया, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मैं सोनिया को ये सब समझा ही रहा था कि अचानक उसी दरवाजे के अंदर से एक आवाज़ आई, अर्जुन, तुम आ गए अर्जुन। इतना सुनते ही मैं और सोनिया एक दूसरे को देखने लगे। फिर से एक और आवाज़ आई, अर्जुन, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ये सुनकर अब मुझे भी डर लगने लगा था। मैं जैसे ही दरवाजे की ओर भागा, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। जैसे ही बाहर का दरवाज़ा बंद हुआ, बेडरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने क्या देखा। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, उसके नाखून बहुत लंबे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ और सड़ा हुआ लग रहा था। उसके बाल खुले और लंबे थे और सबसे डरावनी बात, वो हूबहू सोनिया जैसी दिख रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे डर को देखकर सोनिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसने मुझसे कहा, क्यों अर्जुन, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? मिलो मेरी बहन सुप्रिया से। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैंने सोनिया से कहा, सोनिया, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जाने दो। सोनिया और सुप्रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सोनिया ने कहा, मरने से पहले हर कोई यही कहता है अर्जुन, जो जितना ज़्यादा तड़पता है, हमें उसे मारने में उतना ही मज़ा आता है। थोड़ा और रो और गिड़गिड़ाओ, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। सुप्रिया ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर ज़ोर से चिल्लाया और मैं खुद ब खुद उसके पास खींचता चला गया। उसने मेरा गला पकड़ा और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। इतनी ज़ोर से पटका कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उठने की कोशिश की। उतने में सुप्रिया ने अपनी जादुई शक्ति से मेरे चारों ओर एक गड्ढा बना दिया, जिसके चारों ओर हड्डियाँ,
खोपड़ी और न जाने कितनी तंत्र मंत्र की चीज़ें पड़ी थीं। उस गड्ढे के ठीक सामने एक तलवार रखी थी। सुप्रिया ने शैतान का नाम लेकर तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया और मेरे ऊपर हल्दी और कुमकुम उड़ाने लगी। वो कहने लगी, हे मेरे शैतान, मेरी बलि स्वीकार कर और मुझे ढेर सारी शक्तियाँ दे। उतने में सोनिया ने मुझे उठाकर बैठा दिया। जैसे ही सुप्रिया मुझ पर तलवार से वार करने आई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सुप्रिया के हाथ से तलवार गिर गई और उसने अपने कानों को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो ये मंत्र, बंद करो, मुझसे सहा नहीं जा रहा है, बंद करो ये मंत्र, बंद करो। मैंने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया और ज़मीन पर गिरी हुई तलवार को उठाकर मैंने सोनिया का गला काट दिया। और फिर मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते बहुत तेज़ दौड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं एक मंदिर में नहीं पहुंच गया। पूरी रात मैं मंदिर में गायत्री मंत्र का जाप करता रहा। अगले दिन सुबह मैंने पंडित जी से रक्षा कवच बनवाया और पहन लिया और उसी दिन मैंने पुणे से मुंबई के लिए ट्रांसफ़र ले लिया और तब से मैं कभी वापस पुणे नहीं गया। उस हादसे के बाद से मैं कहीं अकेले ट्रैवल करने से भी डरता हूँ और उस दिन के बाद से मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी और ना ही कभी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट में, जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया डर और कई अनजाने राज। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे गांव में जो कभी खुशहाल परिवारों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां सिर्फ टूटे फूटे घर, सुनसान सड़कें, हड्डी और खोपड़ी के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। इस कहानी को हम सुनेंगे मेरी नज़र से, क्योंकि मैं खुद उस गांव में रहा करता था और जो मैंने वहां देखा उसे बताने के लिए मैं जिंदा बचूं या नहीं ये मुझे भी नहीं पता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी रहस्यमयी और डर से भरी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरों का सच कभी रोशनी में नहीं आता। भवनपुर नाम का गांव था। वह गांव बहुत ही खुशहाल गांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहां के सभी लोग भाईचारे के साथ रहते थे। सब एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे दुख हो या सुख। वहां लगभग सारे अमीर लोग रहते थे, लेकिन उस पूरे गांव में सिर्फ एक परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। वह परिवार इतना गरीब था कि कभी उनके पास एक वक्त का खाना नहीं होता, तो कभी दोनों टाइम का खाना नहीं होता था। कभी कभी तो वे सिर्फ पानी पीकर सो जाते थे। उस परिवार में 3 लोग रहते थे, माँ बाप और उनका छोटा सा बेटा राघव। गांव वाले इनके साथ बात तक नहीं करते थे, क्योंकि वे गरीब थे। इसलिए कहते थे, इनकी किस्मत मनहूस है, इनके पास रहना यानी अपशगुन को गले लगाना है। गरीब होने की वजह से राघव का कोई दोस्त नहीं था। उसे अब अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। लेकिन उसकी जिंदगी का असली अंधेरा तब शुरू हुआ जब उसके पापा की मौत हुई। उसके पापा को सही इलाज न मिलने के कारण वह मर गए। राघव ने गांव में सबसे मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं की। उस दिन राघव ने ठान लिया कि एक दिन आएगा वह लाइफ में बहुत अमीर बनेगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राघव की मम्मी भी अपने पति की याद में मर गई। इतना सब होने के बाद भी कोई मदद को नहीं आया, किसी ने कोई आंसू नहीं बहाया। राघव अब अकेला रह गया था। राघव को अकेला देखकर सारे गांव वाले मिलकर उससे काम करवाते और पैसे भी नहीं देते, सिर्फ सूखी रोटी और चटनी देते खाने को। राघव मन ही मन बहुत दुखी रहने लगा था। राघव पर दिन प्रतिदिन लोग इतना अत्याचार करने लगे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। एक दिन उस गांव में एक परिवार रहने आया। उस परिवार में 2 लोग रहते थे, माँ और एक बेटी। बेटी का नाम था सुनीता और उसकी माँ का नाम था विनीता। उनका घर राघव के घर के बगल में था। वे लोग बहुत अच्छे थे। राघव जब अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा था, तभी विनीता आंटी ने उसे रोते देखा। विनीता आंटी ने राघव से पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव ने कहा, कुछ नहीं हुआ है चाची, बस यूं ही। विनीता आंटी बहुत अच्छी थीं। वे सारे गांव में सबसे अमीर थीं। विनीता आंटी ने फिर से एक बार राघव से पूछा, बोलो बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह हूँ, मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा। इतना सुनकर राघव विनीता आंटी के गले लगकर रोने लगा और उन्हें सब बताया।
कैसे उसकी मम्मी पापा की डेथ हुई और उनके जाने के बाद कैसे गांव वाले उसको तंग करते और मारते, मुफ्त में काम करवा लेते और खाने में उसे सूखी रोटी और चटनी देते। ये सब सुनकर विनिता आंटी को बहुत बुरा लगा और उनकी आंखों में पानी आ गया। विनिता आंटी ने राघव से कहा, बेटा फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना, आज से तुम मेरे बेटे हो, वैसे भी मुझे बेटा नहीं है। इतना कहकर विनिता आंटी राघव को अपने घर ले गई और उसे अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना, रहने के लिए एक बड़ा कमरा दिया। सुनीता भी राघव का बहुत ध्यान रखती थी। राघव बहुत खुश रहने लगा था। ये देखकर सब गांव वालों को बहुत जलन होती थी। वैसे तो विनिता पूरे गांव में सबसे अमीर थी, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई सामने जाकर बोले। इसलिए सारे गांव वाले आपस में कुछ न कुछ बातें बनाकर पूरे गांव में फैला देते। लेकिन विनिता को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह इतनी अमीर थी कि अगर वह चाहे तो पूरे गांव को एक झटके में 4 बार खरीद ले। विनिता ने राघव और सुनीता का एडमिशन गांव के सबसे अमीर स्कूल में कराया था। राघव और सुनीता दोनों स्कूल जाते और दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे। राघव को जीवन में आगे बढ़ता देख गांव वालों के मन में गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। आखिर कब तक गांव वाले सारी बातें मन में रखते। अब उन्होंने विनिता को इनडायरेक्टली ताना कसना शुरू कर दिया था। लेकिन विनिता तो विनिता थी, उसको फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन राघव सब देखता था कि कैसे उसके वजह से विनिता को कितना कुछ सहना पड़ता था। लेकिन विनिता फिर भी जितना प्यार सुनीता से करती थी उतना ही राघव से करती थी। राघव विनिता से कहता है, माँ तुम्हें मेरे वजह से गांव वालों का कितना कुछ सहना पड़ता है ना माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हालांकि मैं आपका सगा बेटा भी नहीं हूं। विनिता ये सुनकर राघव से कहती, बेटा तुम ये सब कुछ सोच रहे हो, और हाँ भले मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरे सगे बेटे जितने प्यारे हो। अगर तुम मेरे सगे बेटे होते तो भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती जितना अभी करती हूँ। ये सब सुनकर राघव की आंखें भर आती हैं और वह विनिता के गले लगकर रोने लगता है। दिन प्रतिदिन राघव का रिश्ता विनिता और सुनीता के साथ और मजबूत हो जाता है। राघव पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और वह पूरे जिले में फर्स्ट रैंक स्कोर करता है। राघव पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी पूरे जिले में फर्स्ट रैंक स्कोर कर चुका था। राघव को आगे बढ़ता देख गांव वालों में राघव के लिए जलन और गुस्सा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। सारे गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं, आखिर एक गरीब बच्चा अब हमारी बराबरी करेगा। अरे उसकी तो औकात भी नहीं है हमारे साथ खड़े रहने की, और चला हमारे बच्चों के साथ बराबरी करने। सारे गांव वाले मिलकर कहते हैं, अगर ये सब अभी रोका नहीं गया तो हमें कोई पूछेगा भी नहीं। इतना सब कहकर सारे लोग मिलकर विनिता के घर जाते हैं और विनिता से झगड़ा करते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा, विनिता राघव के लिए सबसे झगड़ा करती है। राघव ये सब देख रहा था और रो रहा था। सुनीता राघव को चुप करा रही थी और कह रही थी, भाई मत रो, सब ठीक हो जाएगा। विनिता के आगे किसी का कुछ नहीं चल रहा था, इसलिए सारे गांव वाले थककर अपने अपने घर चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो विनिता से दिल से बहुत नफरत करते थे। इतनी नफरत करते थे कि वे शाम में एक जगह इकट्ठा होते हैं और विनिता को मारकर उसकी जमीन जायदाद अपने नाम करने का फैसला करते हैं। अगले दिन चारों लोग किसी बहाने से विनिता का घर जाते हैं और चारों लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। इन सब में शाइमू उनकी मदद करता है, जो विनिता के घर नौकर का काम करता था। सारे लोग अंदर घुसकर छिप जाते हैं और तय करते हैं कि सुनीता के आने पर वे विनिता, सुनीता और राघव को जान से मार देंगे। विनिता घर में काम कर रही थी। उस दिन सुनीता स्कूल से थोड़ी जल्दी आ गई। विनिता ने सुनीता से पूछा, भैया कहाँ हैं? सुनीता ने कहा, माँ भैया को देर लगेगी, वह स्कूल के काम में हाथ बटा रहा है, इसलिए उसे थोड़ा लेट होगा आने में। विनिता और सुनीता की बातें वो चारों लोग सुन रहे थे। सब एक दूसरे को इशारा करते हैं। तभी घर का नौकर विनिता से कहता है, मालकिन मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। विनिता नौकर से कहती है,
ठीक है, शाम तक आ जाना। नौकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने घर नहीं जाता। वह पीछे के रास्ते से जाकर घर के सारे दरवाजे बाहर से बंद कर देता है और घर के अंदर छिप जाता है। विनीता और सुनीता हॉल में खाने की तैयारी कर रही थीं। तभी वो चारों लोग हाथों में हथियार लेकर विनीता के सामने आते हैं। विनीता कहती है, तुम लोग अंदर कैसे आए? विनीता इतना कह ही रही थी कि वो लोग बोले, जितना बोलना है बोल ले, वैसे भी आज तेरा आखिरी दिन है। इतने में शायमू आया, उस घर का नौकर। विनीता शायमू से कहती है, शायमू देखो, ये सब मुझे मारने आए हैं, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, कुछ तो करो शायमू, वरना ये मुझे और मेरी बेटी को मार देंगे। शायमू विनीता से कहता है, आप टेंशन मत लो मालकिन, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही शायमू चाकू निकालकर विनीता के पेट में मार देता है और ऐसा करके वह लगातार 4 से 5 बार जोर जोर से वार करता है। विनीता बहुत ही दर्द से चीख रही थी और सुनीता से कह रही थी, बेटा तुम भाग जाओ, बेटा तुम चले जाओ। सुनीता वहां से भाग ही रही थी कि इतने में किसी ने रॉड से सुनीता के सिर पर जोर से वार किया। सुनीता वहीं जोर से गिर गई और उसका सिर फट गया। हर जगह खून खून हो गया। दोनों माँ बेटी जमीन पर पड़ी थीं। दोनों एक दूसरे को ही देख रही थीं और बहुत ही बुरी तरह तड़प रही थीं। जब ये सब हो रहा था तब राघव बाहर से देख रहा था। ये सब देखकर रोए जा रहा था। जैसे ही माँ बेटी मर गईं, राघव वहां से भाग गया और जाकर जंगल के बीच में छुप जाता है। वो 4 लोग और शायमू सब मिलकर राघव को ढूंढ रहे थे, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। फिर शायमू ने कहा, वो भगोड़ा नहीं आएगा, और आएगा तो वो भी वैसे ही मरेगा जैसे उसकी माँ और बहन को मारा था। इत्तेफाक से राघव उसी पेड़ के ऊपर बैठकर सब सुन रहा था। वो 5 लोग फिर गांव में चले जाते हैं और सब मिलकर पैसा, जमीन आपस में बांट लेते हैं। राघव मन ही मन में ठान लेता है, मुझसे मेरी माँ और बहन को छीना है ना, मैं 5 लोगों को नहीं, उससे भी ज्यादा बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उनको तो मारूंगा ही, गांव में भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इतना कहकर राघव वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह एक अघोरी के पास पहुंच जाता है। अघोरी राघव से कहता है, आ बच्चा, बहुत परेशान है, बोल बच्चा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? इतना सुनकर राघव उस अघोरी से कहता है, महाराज जी, आपको कैसे पता मैं बहुत तकलीफ में हूं? अघोरी राघव से कहता है, बेटा मुझे सब पता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। राघव अघोरी से कहता है, महाराज जी, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं अपना बदला ले सकूं। लेकिन अघोरी राघव से कहता है, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तभी तुम्हारी भी मृत्यु अपने आप होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? राघव ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और हाँ कह दिया। अघोरी ने राघव से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? राघव ने अघोरी से कहा, महाराज जी, जब मैं अनाथ था, जब मैं एक रोटी के लिए तड़पता था, तभी उस गांव में विनीता चाची और उनकी बेटी रहने आईं। मुझे रोता देख, मेरी तकलीफ देख, मुझे रोटी दी खाने को, मुझे अपने घर में सहारा दिया, बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखा, मुझे पढ़ाया। मैं तो उनका कोई नहीं लगता था, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ किया। इतना सब चीज़ों के आगे मेरी जान क्या चीज़ है, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूं। इतना सुनते ही वह अघोरी राघव से कहता है, ठीक है बेटा, आज तुम आराम करो, कल से हम उस विद्या को सीखेंगे। अघोरी की बात सुनकर राघव वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह अघोरी राघव को वह विद्या का पहला चरण सिखाता है। वह अघोरी राघव से कहता है, मैं तुम्हें ऐसी विद्या सिखाऊंगा कि किसी को शक तक नहीं होगा कि तुम सबकी जान ले रहे हो। अघोरी राघव को 1 साल में वह विद्या सिखा देता है और वह राघव से कहता है, मैंने तुम्हें विद्या सिखा दी है, अब तुम्हें और 4 साल देना है, तब जाकर तुम इस विद्या में निपुण होगे। राघव अपनी जी जान लगा देता है और 4 साल में उस विद्या में महारत हासिल कर लेता है। राघव को कुल 5 साल लगे विद्या सीखने में। 5 साल बाद राघव अघोरी से कहता है, खूब खूब धन्यवाद अघोरी जी,
आपने मुझे यह विद्या सिखाई। अघोरी उस राघव से कहता है, धन्यवाद तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। जब तक तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक ये विद्या सफल नहीं होगी। राघव अघोरी से कहता है, जी महाराज, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। अघोरी राघव से कहता है, मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। इतना सुनकर राघव चौंक जाता है और कहता है, मेरी बलि गुरुजी। अघोरी कहता है, अगर तुम नहीं देना चाहो तो भी ठीक है। लेकिन राघव कहता है, अघोरी जी, कोई बात नहीं, मैं आपको हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था तभी आपने मेरी मदद की। इसलिए जब मैं अपने काम में सफल होऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा। तभी अघोरी राघव से कहता है, जब तुम अपने काम में सफल हो जाओगे तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे घर में तुम्हारी बलि दूंगा, जिससे उस गांव में सिर्फ तुम्हारी आत्मा रहेगी और तुम उस गांव पर राज करोगे, ताकि फिर कभी उस गांव में निर्दयी लोग ना आ पाए, सिर्फ अच्छे लोग ही उस गांव में रह पाए। राघव उस अघोरी से कहता है, ठीक है गुरुजी, मैं जैसे ही अपने काम में सफल होऊंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इतना कहकर राघव उस अघोरी का आशीर्वाद लेकर अपना मकसद पूरा करने निकल जाता है। राघव अपनी विद्या से अपना रूप बदल देता है और उस गांव में रहने लगता है। राघव अपनी विद्या से बहुत ही पैसा बना लेता है, इसलिए उसे गांव वालों से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वह कुछ ही दिनों में गांव वालों का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और धीरे धीरे करके उन सबको ढूंढता है जिन्होंने उसकी मम्मी और बहन को मारा था। एक सुबह नदी के तट पर एक लाश मिलती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, उस आदमी का आधा शरीर पेड़ पर लटका था और आधा शरीर नदी के पास पड़ा था और हर जगह खून खून पड़ा था। ये देखकर सब चौंक गए थे, क्योंकि पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था इस गांव में। सारे लोग देखते रह गए थे कि आखिर किसने इसे मारा होगा और क्यों मारा, और सबसे बड़ी बात, कब मारा। इतना सब हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी की नज़र उस बॉडी के बाजू वाले बोर्ड पर गई। उसमें लिखा था, ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे और 4 लोग मरेंगे और इससे भी बुरी तरह मरेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। ये पढ़कर सारे लोग आपस में फुसफुसाने लगे, कौन 4 लोग, ये किसके बारे में लिखा है। तभी सरपंच जी ने कहा, सब शांत रहिए, इसका हल हम ढूंढेंगे। कृपया अभी सब अपने घर जाइए और शाम में 5 बजे चौराहे पर मिलिए। इतना सुनकर सब घर चले जाते हैं और शाम 5 बजे चौराहे पर मिलते हैं। सरपंच जी सबसे कहते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने इसका एक हल निकाला है। मैंने तय किया है कि अब से हम सारे मर्द गांव की रखवाली करेंगे। जैसे रोज़ पहरा देना है, तो हमारे गांव में 60 मर्द हैं, तो एक दिन 30 मर्द पहरा लगाएंगे और अगले दिन बाकी 30। अगर किसी को मेरे इस फैसले से आपत्ति हो तो इस पंचायत में अपनी राय दे सकता है। लेकिन सारे लोगों ने मिलकर कहा, नहीं सरपंच जी, हमें आपकी बात मंजूर है। हम आज रात से ही 30-30 की टोली बनाकर पहरा देना शुरू करेंगे। तभी सरपंच जी ने कहा, तो फिर तय रहा, हम आज से ही पहरा देना शुरू कर देंगे। सारे मर्द गांव के चौराहे पर मिलेंगे ठीक 10 बजे। इस फैसले से सबको थोड़ी राहत की सांस मिली और सब अपने घर चले गए। जिनकी बारी थी वे सब गांव के चौराहे पर मिले। उस रात जितने भी लोग पहरा दे रहे थे उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, सब नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस घटना के बाद अगली घटना बाहर नहीं अंदर घटने वाली थी। ये बात से सब अनजान थे। सुबह जब एक आदमी लोहार के पास गया कुछ काम से, तभी पता चला कि लोहार की मौत हो चुकी है। लोहार की गर्दन टेढ़ी थी, आंखें खुली थीं, जैसे मौत आने के बाद भी उसका चेहरा फ्रीज हो गया हो। ये वही लोहार था जो राघव का मजाक उड़ाता था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि लोहार भी उन 5 लोगों में से एक था। उस लाश के बाजू में एक बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था, अब और 3 लोग बचे हैं। गांव में 2 मौतें हो चुकी थीं और गांव में सब डरे हुए थे। ये बात सबको पता चल गई थी कि चाहे तुम बाहर रहो या घर के अंदर, अगर तुम भी उन 5 में से एक हो तो तुम्हारा मरना तय है।
धीरे धीरे राघव ने और 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। अब सिर्फ एक आदमी बचा था। अब उस आखिरी आदमी की बारी थी जिसने विनिता को चाकू मारा था, यानी समझ लो श्यामू की बारी थी। श्यामू दिन में नौकरी करता था और शाम में चोरी करता था। पैसे से वह एक चोर भी था। उसे पता था कि अब उसकी बारी कभी भी आ सकती है, तो वह राघव के घर चोरी करने चला जाता है, क्योंकि पूरे गांव में वह सबसे अमीर इंसान था। श्यामू पैसे, गहने और ढेर सारे मोती और कीमती चीज़ें एक पोटली में डालकर निकलने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नज़र बेसमेंट में पड़ती है। वह बेसमेंट में देखने जाता है कि वहाँ पर क्या है। वह चौंक जाता है। बेसमेंट में विनिता, सुनीता और राघव की फ़ोटो होती है। श्यामू सोचता है, विनिता, सुनीता और राघव की फ़ोटो राघव के घर क्या कर रही है? क्या ये राघव और वह राघव एक ही हैं? श्यामू इतना सोच ही रहा था कि उसकी नज़र राघव की पेंटिंग्स पर पड़ती है। श्यामू एक एक करके पेंटिंग्स देखता है। उन पेंटिंग्स पर डेट और सिग्नेचर दोनों थे। सारी डेट्स उन सारे लोगों के मरने से पहले वाली डेट्स थीं। श्यामू को अब शक था कि ये सारी मौतें राघव की वजह से तो नहीं हो रही थीं। तभी श्यामू को किसी के पैरों की आवाज़ आने लगी। श्यामू वहीं छुप जाता है। राघव अंदर आता है और अपनी माँ की फ़ोटो के पास खड़ा रहकर विनिता से कहता है, माँ, मैंने तुम्हारे सारे हत्यारों को मार डाला है, बस अब एक श्यामू बचा है। माँ, आपकी कसम, मैं श्यामू को बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं माँ। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है और सही मौका देखकर श्यामू वहां से निकल जाता है। श्यामू का शक अब यकीन में बदल चुका था। अब श्यामू को पूरा यकीन था कि कभी भी वो मर सकता है। इसलिए उसने जो भी चुराया था सब इकट्ठा करके अपनी बीवी को दे दिया। और अगले दिन श्यामू की बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। कहीं श्यामू की चमड़ी पड़ी थी, कहीं उसका मांस पड़ा था। उसके शरीर के इतने टुकड़े पड़े थे कि गिनना मुश्किल था, और सब टुकड़ों के ऊपर उसका सर रखा था और उसके सिर के बाजू में लिखा था, मेरा आधा बदला पूरा हुआ, अब गांव वालों की बारी है, कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर गांव वाले सारे डर जाते हैं और सारे लोग मिलकर गांव से भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई गांव की देहरी भी पार नहीं कर पाता है। सारे गांव के लोग जिंदा जल जाते हैं और राघव उन गांव वालों को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और ज़ोर से कहता है, माँ, मैंने हमारा बदला ले लिया, हमारा बदला पूरा हुआ। अब तुम सोच रहे होंगे कि अगर पूरा गांव जल गया तो ये सारी बातें मुझे कैसे पता? क्या मैं राघव के बदले से बच गया था? इसका जवाब है नहीं। आप सबको जानकर हैरानी होगी, मेरा नाम श्यामू है और ये सारी कहानी मैंने ही लिखी है। जिस दिन मैं राघव के घर गया था तभी बेसमेंट में मैंने मेरी भी तस्वीर देखी थी और गांव वालों की भी। राघव की पेंटिंग और मौत में करीब 12 घंटे का समय होता है, इसलिए मैंने ये सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर अपने दोस्त मेहुल को भेज दी थी। वो पेशे से इंस्पेक्टर है। शायद जब तक उसे ये चिट्ठी मिले या वो पहुँचे, मैं मर चुका होऊंगा या पूरा गांव बर्बाद हो चुका होगा। मेरा नाम मेहुल है और ऊपर वाली कहानी मेरे दोस्त श्यामू के द्वारा लिखी गई है। श्यामू की मौत के बाद मैंने गांव में जाकर छानबीन की। उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव में आग लगा दी हो। हर जगह मुझे राख के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। टूटे हुए, जले हुए मकान, बंजर खेत और हर जगह राख। लेकिन वहां सिर्फ एक ही घर बचा था, वो विनिता का घर था। मैंने राघव को हर जगह ढूंढा, पूरी जी जान लगा दी, लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। मगर मुझे पूरा यकीन है कि राघव अभी उसी गांव में होगा। आज भी जो भी उस गांव में रहने आता है या तो पागल हो जाता है या बुरी तरह मारा जाता है। आज भी राघव उसी गांव में रहता है, लेकिन उस गांव में किसी को रहने नहीं देता है। अब उस गांव को श्रापित गांव या श्रापित पेंटर वाला गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, राघव ने सही किया या उसे सारे गांव वालों और उन हत्यारों को माफ कर देना चाहिए था और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए थी?
उस दिन के बाद राघव सिर्फ एक नाम नहीं, डर बन चुका था। क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां राघव जैसे पेंटर रहता हो? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपके साथ भी कभी कोई रहस्यमयी डरावनी घटना घटी हो तो हमें ज़रूर भेजिए। हो सकता है अगली बार हम सुनाई आपकी ही कहानी पूरी दुनिया को। मैं हूं मिस्टर गोस्ट और अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर गोस्ट पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और याद रखिए, यहाँ हर एक कहानी के पीछे एक दर्दनाक और डरावना राज छुपा होता है। आज मैं आपको ले जाऊंगा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से थोड़े दूर एक पहाड़ी गांव में, जहां मैंने सोचा भी नहीं था कि एक सुंदर से गांव में मेरा सामना एक श्रापित लॉकेट से होगा, जो मेरी जान के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएगा। मैंने जो भी वहां देखा, समझा, उससे मुझे खुद के बारे में एक ऐसा राज पता चला जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप रहस्य और डरावनी कहानी के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मिस्टर गोस्ट में अंधेरा ही सर्वशक्तिमान अस्त्र है। मेरा नाम राज है और बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। ये उस समय की बात है जब मेरा स्ट्रगलिंग फेज चालू था, लेकिन एक दिन मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। अगर सच कहूँ तो लाइफ चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट था मेरे लिए। ये बात करीब 2009 की है। सर्दी का मौसम था और मुझे उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से थोड़े दूर एक गांव जाना था। वहीं मेरा फोटोग्राफी का काम चालू था। शाम में काम खत्म करके मैं होटल लौट रहा था। तब बाजार में मेरी नज़र एक पुरानी एंटीक शॉप पर पड़ी। एंटीक चीज़ें कलेक्ट करना मेरा पैशन था, इसलिए मैं उस शॉप में गया। वहीं शीशे के बक्से में चांदी का बहुत ही सुंदर लॉकेट रखा था, जिसमें बीच में एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का मणि रखा था, लेकिन वो मणि का शेप वाटर ड्रॉप के जैसा था। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आज से पहले इतना सुंदर मणि और लॉकेट नहीं देखा था। वो लॉकेट मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने उसे तुरंत खरीद लिया। तभी दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, वाह सर, क्या पसंद है आपकी? ये एक राजकुमारी का लॉकेट है और ये बहुत पुराना लॉकेट है। इसके जैसा एंटीक पीस पूरे भारत में नहीं मिलेगा। ये सब सुन के मुझे लगा कि ये बस सामान बेचने की ट्रिक है, लेकिन एंटीक कलेक्ट करना मेरा शौक था, इसलिए मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब मेरा ध्यान उस लॉकेट की खूबसूरती पर था। मैं रात को होटल पहुंचा, लॉकेट टेबल पर रखा और सो गया। लेकिन उस रात मुझे इतना भयानक सपना आया कि मैं बता नहीं सकता। मैं सच बता रहा हूँ, इतना भयानक सपना मुझे आज तक नहीं आया था। सपने में मैं बहुत बड़े टावर में टॉप फ्लोर पर किसी घर की बालकनी में खड़ा था और मेरे पीछे एक सुंदर या कहूँ भयानक औरत खड़ी थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसके लंबे नाखून थे, उसके बड़े और लंबे दांत थे, और वो एक ही बात बोले जा रही थी, बदला, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे अमावस्या के दिन मौत के घाट उतार दूंगी और मैं तुझे इतनी बुरी मौत दूंगी जैसे तूने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था। उसके इतना कहते ही मैं बालकनी से नीचे गिर गया। मैं भले ही नींद में था, लेकिन मुझे मेरी धड़कन नींद में भी बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं नींद में था और मुझे सच में लगा कि मैं मर गया। मुझे तब पता चला कि मैं जिंदा हूँ जब मेरी आँख खुली और मुझे लगा कि ये तो एक बुरा सपना था और कुछ नहीं। लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब मैंने आसपास देखा। मैं होटल के नीचे जो गार्डन था वहाँ पड़ा था। खुद को गार्डन में पड़ा देख मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आया। मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, तो क्या वो सपना सच था? तो क्या मैं मर गया या जिंदा हूँ? इतने सब सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तभी होटल के एक स्टाफ ने मुझसे कहा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तभी मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या मैं दिख रहा हूँ? उसने कहा, हाँ सर। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं जिंदा हूँ और मैं अपने कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले मैंने लॉकेट देखा। लॉकेट देखते ही एक और बड़ा झटका मुझे लगा। उस लॉकेट का मणि का शेप बदल गया था। अब उस मणि का शेप वाटर ड्रॉप की तरह नहीं, बल्कि किसी खंजर की तरह लग रहा था। सच कहूँ तो मैं इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अब डर लगने लगा था।
तभी मुझे ऑफिस से एक मैसेज आया, मीटिंग इन हाफ आवर। मैं झट से तैयार हुआ और लोकेशन पर पहुंचा। सच कहूं, आज काम करने का मन नहीं था। मन ही मन वही सब बातें चल रही थीं। फिर भी मैंने जैसे तैसे काम किया और मैं होटल चला गया। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं जल्दी सो गया। लेकिन उस रात पिछली रात से भी ज़्यादा भयानक सपना आया मुझे। मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, पूरा हाईवे खाली है और मेरे सामने एक ट्रक खड़ी है। उसकी लाइट मेरे सामने ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है। बस ऑन ऑफ, बस यही हो रही है। और एक ही आवाज़ गूंज रही है, बदला। मैं अपना बदला तुझसे लेकर ही रहूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे आज भी याद है किस तरह तूने मुझे धोखे से मारा। इस अमावस को मैं तेरी जान लेकर रहूंगी। उसके इतना कहते ही वो ट्रक मुझे जोर से टक्कर मारता है और मैं वहीं मर जाता हूँ। इतना होते ही मेरी नींद टूट जाती है और मैं झट से खड़ा हो जाता हूँ। तभी रात के करीब 12 बजे रहे थे और मैं पानी पीने जाता हूँ। मैं पानी पी के जैसे ही वापस जाने लगता हूँ, मेरे सामने वही लड़की आ जाती है जो सपने में थी। मैं सच बता रहा हूँ, जितनी डरावनी वो सपने में थी, उससे कई ज़्यादा डरावनी वो रियल में थी। उसे अचानक से अपने सामने देखकर मैं डर के मारे नीचे गिर गया और उसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। लेकिन वो चुड़ैल मेरे और करीब बढ़ती जा रही थी और डरावनी हंसी के साथ कहे जा रही थी, मुझे सब याद है, किस तरह तूने मुझे धोखे से मारा। अब मेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे धोखे से नहीं मारूंगी, मैं तुझे तेरे ही सामने मारूंगी। इतना कहते ही वो मेरे सामने आ जाती है और मुझे ज़ोर से चाकू पेट में मार देती है और मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ, नहीं, और मेरी नींद टूट जाती है। मैं आसपास देखता हूँ, तभी मुझे पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। पिछली 2 रात से जो सपने आ रहे थे, उनकी वजह से मुझे अंदर ही अंदर इतना डर लग रहा था कि मैं धीरे धीरे डिप्रेस होता जा रहा था, जिस वजह से मन काम में नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दिन काम पर नहीं जाऊंगा और मैंने उस लॉकेट के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। तब जाकर पता चला कि ये लॉकेट एक राजकुमारी का है और ये लॉकेट 1700 साल पुराना है। ये लॉकेट राजकुमारी को बहुत प्यारा था, क्योंकि राजकुमारी को ये लॉकेट उनके पापा ने उनके 18वें बर्थडे पर दिया था। लेकिन किसी तरह महल में आग लगने से पूरा राज परिवार खत्म हो गया। बस ये लॉकेट बच गया और तब से इस लॉकेट को संभाल कर एक म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन कुछ साल पहले ही किसी ने ये लॉकेट चुरा लिया था और तब से ये लॉकेट गायब है। इतना पढ़कर मुझे अब धीरे धीरे सब समझ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैं जिसे एंटीक समझकर ले आया था, वो दरअसल एक श्रापित लॉकेट है और ये लॉकेट राजकुमारी को सबसे प्यारा है। इसलिए राजकुमारी मुझे मारना चाहती है। मैं वो लॉकेट लेकर झट से एंटीक शॉप पहुंचा जहां से मैंने वो लॉकेट लिया था, लेकिन वो दुकान बंद थी। मैंने आसपास के लोगों से इस एंटीक शॉप के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। थोड़ी देर के लिए तो मैं कुछ सोचने समझने के हाल में ही नहीं था। मुझे वहां से पता चला कि ये शॉप कई सालों से बंद पड़ी है। इस शॉप के ओनर की मौत आग लगने से हुई थी और तब से ये शॉप बंद है। अक्सर रात 11 बजे के बाद कई लोगों को शॉप ओपन दिखी है और उसका मालिक भी। और मैंने भी करीब रात को 11:30 के बाद ही लॉकेट खरीदा था। क्या बताऊं मैं आपको, मेरी लाइफ में अलग ही सर्कस चल रहा था। मैंने किसी तरह एक मुसीबत के बारे में पता लगाया ही था कि दूसरी मुसीबत सामने आ गई थी। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस लॉकेट का क्या करूं। तभी मुझे एक झील दिखी। मैंने उस लॉकेट को उस झील में फेंक दिया और फिर होटल चला गया। होटल में जाकर देखा तो वही टेबल पर वो लॉकेट पड़ा था। मैं अब समझ चुका था कि इस लॉकेट से मैं पीछा तभी छुड़ा पाऊंगा जब ये लॉकेट मेरी जान ले लेगा। मैं अपने आप को मन ही मन कोसे जा रहा था कि क्यों मैंने ये लॉकेट लिया। मेरा मरना तय है, आज नहीं तो कल। मैं अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूँगा। इतना सब सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। उस रात मुझे एक और सपना आया। उस सपने में मैं एक राजमहल में खड़ा था और मेरे सामने राजकुमारी खड़ी थी। उसके गले में वही लॉकेट था। राजकुमारी मुझे बड़े प्यार से देख रही थी और मुझसे कह रही थी, तुम आ गए राजकुमार आदित्य। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, आखिर तुम आ ही गए। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इतना कहते कहते राजकुमारी की आवाज़ भारी हो जाती है और भारी आवाज़ में वो मुझसे कहती है, तो क्यों मारा मुझे, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने।
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे राजकुमार आदित्य? बोलो राजकुमार, बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? इतना कहते कहते राजकुमारी मेरे ऊपर तेल डालकर मुझे जिंदा जला देती है और मैं अचानक से उठ जाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, मुझे मत मारो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को धोखे से नहीं मारा है। थोड़ी देर बाद मुझे समझ आता है कि वो एक बुरा सपना था। मैं राजमहल में नहीं बल्कि अपने कमरे में हूँ। वो पूरी रात आज भी मुझे अच्छे से याद है। मैं पूरी रात उस लॉकेट को ही देखे जा रहा था और मन ही मन एक ही सवाल किए जा रहा था, आखिर मैं ही क्यों? मैंने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी जान लेना चाहते हो? पूरी रात लॉकेट को देखते देखते और सोचते सोचते निकल गई और मन में एक बात अच्छे से बैठ गई थी कि अब मेरी मौत कभी भी हो सकती है। मेरा मरना तय है, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले एक बार भगवान के मंदिर में जाकर उनसे प्रे करूं। यूं तो मैं अपनी पूरी लाइफ में मंदिर कभी नहीं गया था, लेकिन उस दिन मेरा मंदिर जाना मेरी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। मैं तैयार हुआ और मंदिर गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और प्रसाद लेकर मंदिर के कोने में बैठा था। तभी वहाँ एक पंडित जी आए और मुझसे कहने लगे, चिंता मत कर बेटे, तेरे ऊपर जो संकट आया है वो टल जाएगा, बस ऊपर वाले पर विश्वास रख। ये सुनकर मैं चौंक गया और मैंने पंडित जी से कहा, आपको कैसे पता कि मुझ पर संकट है? तभी पंडित जी ने मुझसे कहा, बच्चा, मुझे सब पता है, तू एक गंभीर समस्या में फंस चुका है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। ये बस तेरे कई जन्म पूर्व किए गए एक बुरे कर्म का नतीजा है, जिसका फल तुझे इस जन्म में मिल रहा है। मैंने पंडित जी से पूछा, मेरा खराब कर्म? पंडित जी ने कहा, हाँ बेटे। फिर पंडित जी ने कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा सदियों पुराना जन्म। इतना कहते ही पंडित जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। तभी मुझे मन में दिखने लगा, मैं उसी राजमहल में खड़ा था जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। उस महल में राज दरबार सजा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, राजा दरबार में पधार रहे थे। राजा के साथ राजकुमारी भी पधार रही थी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वहीं बगल में राज्य सेनापति कल्याण देव थे। उनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी थी। राजकुमारी बहुत ही दयालु और अच्छी थी, लेकिन सेनापति कल्याण देव बहुत ही क्रूर और निष्ठुर थे। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। उन्होंने एक तांत्रिक के साथ मिलकर पूरे राज्य को हड़पने का प्लान बनाया। तांत्रिक ने कल्याण देव को सलाह दी, एक काम करो कल्याण, तुम राजकुमारी से प्यार का नाटक करके उसकी सारी जायदाद हड़प लो और हम उसे ढाल बनाकर पूरे राज्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। फिर हम अमावस्या की रात राजकुमारी की बलि देकर उसे मार देंगे। इससे हम दोनों और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। अगले दिन से कल्याण देव ने अपनी घिनौनी चालों से राजकुमारी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। राजकुमारी भी 18 साल की होने वाली थी और बहुत जल्द वह अपने प्यार की बात अपने पापा से कहने वाली थी। कल्याण देव बहुत खुश था और मन ही मन राजा बनने की खुशी महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी 18 साल की हो गई। इस खुशी में राजा जी ने राजकुमारी को एक बड़ा ही कीमती, बहुत सारे रत्नों से जड़ा हुआ एक सुंदर चांदी का लॉकेट दिया। वह लॉकेट बेहद कीमती था। कल्याण देव राजकुमारी को जन्मदिन की बधाई देकर उनसे पूछता है, आपने हमारी बात क्यों नहीं की महाराज से? राजकुमारी ने कहा, अभी नहीं कल्याण देव, मैं सही समय देखकर महाराज से बात करूंगी। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? इतना सुनकर कल्याण देव भी मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से तड़पने लगता है। आखिर कब तक सब्र करना होगा मुझे? आखिर कब बनूंगा मैं इस महल का राजा? कल्याण देव झट से तांत्रिक को संदेश भिजवाता है और उसे महल में मिलने बुलाता है। फिर वह तांत्रिक को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर तांत्रिक कहता है, ये तो बड़ा ही अशुभ संदेश है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमावस की रात ज़्यादा दूर नहीं है और इस बार की अमावस महा अमावस्या है, जो लाखों सालों में सिर्फ एक बार आती है। यूं कहूँ तो कल्याण देव, अगर हमने इस अमावस में राजकुमारी की बलि दे दी तो तुम जब तक नहीं मरोगे तब तक जवान रहोगे और मैं पूरे विश्व का सर्वशक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। कल्याण देव और तांत्रिक ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी महल का एक गुप्तचर सारी बातें सुन लेता है और सारी बातें जाकर राजकुमारी से कह देता है। राजकुमारी अपने सारे संदेशवाहक को इकट्ठा कर ये सारी बातें महाराज और महासेना सभी को दरबार में उपस्थित होने को कहती हैं और महल के द्वार पर खड़े सैनिकों को सारे द्वार और गुप्त रास्ते बंद करने को कहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उन संदेशवाहकों में से एक संदेशवाहक कल्याण देव का खबरी निकलता है।
वह सारी बातें जाकर कल्याण देव को बता देता है। ये सुनकर कल्याण देव को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे, और कहने लगता है अब हमारा मरना तय है। तभी वह तांत्रिक और कल्याण देव मिलकर योजना बनाते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, और हम भरे दरबार में उनका समय बर्बाद करेंगे इधर उधर की बातें करके, ताकि मुझे समय मिल पाए और मैं पूरे दरबार को अपने वश में करके सारे राज्य को राजा और राजकुमारी के खिलाफ कर सकूं। तभी कुछ सैनिक कल्याण देव और तांत्रिक को राज दरबार में ले जाते हैं, और जैसे जैसे तांत्रिक चाह रहा था सब वैसे वैसे ही हो रहा था। तांत्रिक बड़ी ही चालाकी से अपना तंत्र जाल पूरे दरबार में बिछा चुका था। राजा जैसे ही कल्याण देव और तांत्रिक को मारने का हुक्म देता है, उतने में तांत्रिक जोर से कहता है स्वाहा। पूरे दरबार में आग लगना शुरू हो जाती है। सारे सेनापति दरबारी सब पर आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। राजा और राजकुमारी भी वहीं आग में दर्दनाक मौत जल गए। सारे लोग वहीं दरबार में राख हो गए। उसके बाद कल्याण देव और तांत्रिक ने मिलकर उस राज्य पर अपना क्रूर राज्य किया। थोड़े समय बाद तांत्रिक को भयानक बीमारी हुई, जिससे वह भी मर गया, और कहते हैं कि कल्याण देव को राजकुमारी की आत्मा ने मार दिया। तब से राजकुमारी की आत्मा भटक रही है कल्याण देव के पुनर्जन्म के लिए। जितनी बार कल्याण देव और तांत्रिक का जन्म होगा, राजकुमारी उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारेगी। जब मुझे मेरी सच्चाई पता चली, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तभी मुझे गुरुजी ने कहा, इस जन्म में तुम भले ही राज हो, लेकिन कई जन्म पहले तुम कल्याण देव थे और मैं तांत्रिक। कहते हैं ना, तुम्हें अपने कर्मों का फल देना ही पड़ता है, फिर वह किसी भी जन्म में तुम्हें देना पड़े। तभी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है? गुरुजी ने कहा, ज़रूर है, वह लॉकेट मुझे दो। मैंने वह लॉकेट गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी ने उस लॉकेट को अपनी मंत्र शक्ति से कैद करके भगवान को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने मुझे एक रक्षा कवच बांध दिया, जिससे अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन क्या लगता है आपको खतरा अब टल गया होगा? जी नहीं, आज भी राजकुमारी की आत्मा मेरे सपने में आती है और एक ही बात मुझसे कहती है, कल्याण देव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मेरी जान जरूर बच गई, लेकिन आज भी हर एक रात राजकुमारी मेरे सपने में आती है। क्या हो अगर एक ऐसा ही श्रापित लॉकेट आपके पास आ जाए, तो आप इस लॉकेट से अपना पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं मिस्टर घोस्ट, फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरा सर्वशक्तिमान रहे, और याद रखना, हर एक एंटीक दिखने वाली चीज़ नॉर्मल नहीं होती, कुछ कुछ श्रापित भी होती है। गुड नाइट गाइज, फिर मिलेंगे मिस्टर घोस्ट पर।